हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले और उनका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैंने फार्मूलेज लिए हैं, ये आपके 11th क्लास के फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। 11th क्लास में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी, उससे लेके कुछ फॉर्मूले यहाँ 12th क्लास में जिनका यूज़ होता है वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो ये फॉर्मूलेज हैं ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और केस स्टडी के बीच में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आपने 10th में पढ़ी, तो ये जो फॉर्मूला है ये 10th में आपने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ केसेस आपको यहां देखने हैं ए के फेवर में कितने हैं। अगर आपके पास एक इवेंट है जिसका सैंपल स्पेस आपके पास, सैंपल एस का मतलब है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, उसमें से आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का मीन्स है काउंटिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके होने की या ना होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, ऑल इवेंट्स की काउंटिंग अगर आप कर रहे हैं, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में काउंट करके डिफाइन कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, यानी पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किसी भी इवेंट के होने की। अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस में आपके 6 ऑप्शंस होते हैं, आपके 6 ऑप्शन उसमें आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया 6। अगर मैंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवन नंबर कम्स अप, तो इवन नंबर आने फेवरेबल इवेंट हो गई। फेवर में इवेंट, आपके फेवर में कौन सी इवेंट है वो, अगर आपका 2 आ जाता है या 4 आ जाता है या 6 आ जाता है, तो यहाँ 3 इवेंट आपके फेवर में हो गई, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। जैसे अगर आप शाम को आपका फ्री टाइम है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आप ट्यूशन चले जाएं, आप अपने फ्रेंड से मिलने चले जाएं, या आप कुछ खाने पीने चले जाएं। तो 3 ऑप्शन आपके पास अगर हैं, आप करेंगे एक उसमें से। तो अगर यहाँ कहा गया कि आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है टोटल पॉसिबिलिटीज की काउंटिंग, कितनी पॉसिबिलिटी है किस काम को करने की। अब देखिए, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 प्रोबेबिलिटी, अगर आप तीनों में से कोई भी काम ना करें तो ये 0 प्रोबेबिलिटी, और 100% करने की प्रोबेबिलिटी, जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है कि आप तीनों ही काम कर लें, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। 100% यानी पूरा आपने जितने भी ऑप्शन है सब आपके आने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जैसे कि आपने एक डाइस थ्रो करा तो 6 से ज्यादा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि एनी नंबर कम्स अप, कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो 6 ही नंबर है डाइस में, तो 6/6, यानी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन सेट थ्योरी का दूंगी, क्योंकि ये सेट थ्योरी बार बार आपके 12th की प्रोबेबिलिटी में यूज हो रही है। जो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा वो बहुत इजी लगता है और आप उसको बार बार भूल भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने सेट में नोटेशन में पढ़ा और यहाँ पे आपका उसका वर्ड प्रॉब्लम की तरह से यूज हो रहा है।
तो वर्ड प्रॉब्लम की तरह से इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सेट थ्योरी में आपने क्या पढ़ा। कोई ए सेट आपको गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 3 5 7। एक सेट बी आपको गिवन है, इसके मेंबर्स हैं 5 7 9 10। अब देखिए, अगर आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब वो नंबर्स जो दोनों सेट में है वो हमको छांटने हैं। जो ए और बी दोनों में है तो वो आपका इंटरसेक्शन होगा। अब देखिए, यहाँ ए सेट में 1 है जो हमारे बी सेट में नहीं है, सिर्फ हमारे पास 5 है और 5 दोनों सेट में है तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब हमारे पास 7 है तो 7 हमारे दोनों सेट्स में है तो हमने यहाँ 7 लिख लिया। 5 और 7 ये दो नंबर्स हमारे दोनों सेट में है। अगर आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कि ये दोनों सेट में हमारे पास है, जो इंटरसेक्शन है ये वाला आपका हो गया इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। यानी ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जो दोनों में कॉमन है वो हमारे हैं 5 7 5 7 यहाँ भी है तो हमने 5 7 को यहाँ लिख लिया। और अगर वेन डायग्राम के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तब आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखिए, इसके बाद अगर आपको यूनियन फाइंड करना है, यूनियन का होता है तब आपको लिखा होता है और ए और बी, ए हो या बी हो, दोनों में से एक हो तो इसका होता है यूनियन। तब आपको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो हम यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? पहले जितने भी मेंबर्स हमारे ए में हैं हम उन सबको लिख लेते हैं। ए वाले हमने सारे मेंबर्स चारों लिख लिए। अब जो हम पहले लिख चुके हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 7 को आप पहले लिख चुके हैं तो 5 7 को आपको 2 बार नहीं लिखना। जो बच गए हैं उनको लिखना है। 9 और 10 बच गए तो 9 और 10 लिख दिया। ये आपका आ गया यूनियन। यूनियन मतलब जो ए में है वो भी लिखने हैं और बी में है वो भी लिखने हैं। तो यहाँ ये आपका वेन डायग्राम हो गया ये वाला ए यूनियन बी का। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और बी और आपका वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। एंड यूज हो रहा है तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर एंड वर्ड ए एन डी एंड वर्ड लिखा है तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब अभी यूज होंगे आपके क्वेश्चन में। इसको अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हम यूज करेंगे, आपको बताते जाएंगे। अब देखिए ए नॉट बी, अगर आपको कहा जा रहा है ए लिखिए लेकिन बी को छोड़ना है, तब देखिए हमें क्या करना है। ए के मेंबर्स लिखने हैं लेकिन वो नहीं लिखने जो बी में है। ए के मेंबर 1 हमने देखा, 1 और 3 ये दोनों ए में नहीं है तो हम सिर्फ 1 और 3 लिखेंगे। 5 और 7 छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा? क्योंकि नॉट बी, हमें बी नहीं चाहिए। अगर आप इसको फिगर से समझते हैं तो यहाँ ये फिगर है ए नॉट बी, यानी ए में से आपको बी के मेंबर्स निकाल देने हैं। तो ए में हमारे पास बी में है कितना? सिर्फ इंटरसेक्शन। ए में हमारा बी कितना है? सिर्फ इंटरसेक्शन। यानी ए में से बी को इंटरसेक्शन को हमें माइनस कर देना है। अब इसी तरह से अगर आपको बी नॉट ए लिखना है तब हमें बी के मेंबर्स लिखने हैं। अब हमें सिर्फ बी के मेंबर्स लिखने हैं और ए के छोड़ने हैं। अब हमें ये करना है कि जो ए में है हम सिर्फ बी के मेंबर्स लिखेंगे, जो बी में ए में नहीं है। ए के बी के हमें वो वाले मेंबर्स लिखने हैं। बी सेट से सिर्फ वो मेंबर्स लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो यहाँ ये आपका फिगर इस तरह से है इसका। इसमें आपको ये लेना है कि जो आपका इंटरसेक्शन आपका यहाँ भी छूट रहा है कि आपको ए में से क्या हटाना है? सिर्फ इंटरसेक्शन हटाना है।
अब देखिए, एक आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो सेट थ्योरी में आपने पढ़ी है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। यहाँ क्या है कि अगर आप नॉट अलग अलग लिखते हैं, नॉट ए और नॉट बी, अगर आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट ए नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी लिखा है, तो इसको आप एक साथ करने के लिए कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। एक और पार्ट होता है अगर आपको ये कहा जा रहा है नाइदर ए नॉर बी, यानी नाइदर ए नॉर बी अगर बोला जा रहा है तब आपको ये वाला यूज करना है। अगर कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, तब इसको आपको यूनियन में कन्वर्ट कर लेना है, दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए एंड नॉट बी है तब भी आपको यही लिखना है, नाइदर ए नॉर बी लिखा है तब भी आपको यही करना है। इसको आप कॉम्प्लीमेंट में जब चेंज करेंगे, एक साथ करेंगे, तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा यूज होगा, ये अभी आपको आगे के एग्जांपल्स में बताएंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले, ये आपको अच्छे से याद भी है, एक बार फिर से रिकॉल करा दिया आपको कि अगर आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप उसको ए बार लिख सकते हैं और ए डैश लगा के भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी। अभी आपने देखा अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नॉट बी की, तो ए में से बी को हटाना है। ए के अंदर बी कितना है, जितना इंटरसेक्शन है, सिर्फ ए के अंदर बी उतना ही है जो अभी आपने वेन डायग्राम बनाया था। आपने वेन डायग्राम में देखा कि आपके पास ए और बी, ए और बी में अगर आप ये वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ए नॉट बी लेना है आपको। ए के अंदर बी है कितना, सिर्फ इतना ही है जितना इसका इंटरसेक्शन है। ए के अंदर बी, सिर्फ आपको ये लेना है रीजन ए नॉट बी, तो ए में बी है कितना, सिर्फ इतना कि इंटरसेक्शन छोड़ दीजिए, बाकी तो बी ए के अंदर है ही नहीं। जब बी ए के अंदर है नहीं तो आप उसको ए में से माइनस कैसे करेंगे, आपको ए में से उतना पोर्शन माइनस करना है जितना ए में है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अगर कहा जा रहा है कि ए नॉट बी निकालिए, ए नॉट बी, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है, क्योंकि हमारे पास ए के अंदर बी सिर्फ उतना ही है जितना ए इंटरसेक्शन बी है। अब क्वेश्चन में आपको एक ए की वैल्यूज दी होंगी और ए इंटरसेक्शन बी दिया होगा और ए नॉट बी निकालना होगा। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि बी को हम कहाँ से माइनस करें, लेकिन बी सिर्फ आपको इंटरसेक्शन माइनस करना है, पूरा नहीं माइनस करना। ये इसी तरह से अगर आपको कहा जा रहा है बी नॉट ए, तब भी आपको बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। अब इसके बाद अगर आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब यहाँ हो गया नाइदर ए नॉर बी, एंड यहाँ अंडरस्टूड है, यहाँ हमारा एंड का थीम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि नाइदर ए नॉर बी, इसके बीच में एंड का, एंड साइलेंटली इन्वॉल्व है यहाँ, तो एंड हमें लिखना है यहाँ, तो एंड जब भी आएगा तब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। अब यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है ए नॉट बी के लिए, ए नाइदर ए नॉर बी के लिए, ये हमने यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। फिर इसको हमने ये जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस करके इसको 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस करके आपके पास आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारे पास आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन आपको क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए दूसरा,
अगर आपको कहा जा रहा है नॉट ए और नॉट बी, अभी आपको नाइदर ए नॉर बी लिखा, तो यहाँ अंडरस्टूड है एंड है बीच में। अब यहाँ आपको कह दिया गया नॉट ए और नॉट बी, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, और लगा है, और का मतलब आपको यूनियन लेना है। नॉट का मतलब, नॉट ए का मतलब ए पे बार लगा दीजिए, और का मतलब यूनियन लिख दीजिए, और बी का मतलब, नॉट बी का मतलब बी पे भी बार लगा दीजिए। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको डिमॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ये जो डिमॉर्गन्स लॉ, आपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, इसके दो पार्ट हैं जो आपने पढ़े हैं। पहला वाला पार्ट आपका ये वाला है, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। इसको यूज करके हमने इसको कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये यूनियन से इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद आपको ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपके पास टू इवेंट्स ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है 16.2 एक्सरसाइज में, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है, अगर कोई दो ऐसी इवेंट है जिनका इंटरसेक्शन 5 है, यानी अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, उसमें इवन नंबर आ रहा है और ऑड नंबर आ रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और उसमें नंबर लेस देन 3 और ग्रेटर देन 4, यानी उनका दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं आएगा। अगर आप ए सेट लिख रहे हैं और बी सेट लिख रहे हैं, दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन उनका 5 है, तो ऐसी इवेंट्स को हम एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। अब इनकी जब आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 लिखी जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपके प्रोबेबिलिटी 0 होती है और सेट में होता है 5 एलिमेंट। अब इसका एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस event that even number comes up and event that odd number comes up are two mutually exclusive events. The number on the dice cannot be both even or odd simultaneously. अगर आप A सेट बनाएंगे और B सेट बनाएंगे तो आपको अलग अलग मेंबर्स मिलेंगे दोनों में। आपको कोई भी मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके A सेट में भी हो और B सेट में भी हो। अब यहाँ ये फॉर्मूला, ये भी आपका 11th में आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको 10th में सेट थ्योरी में आपने नंबर ऑफ एलिमेंट से पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर आपको यूज करना है कहीं भी तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी में यूज करना है तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल में देखा 135 में इंटरसेक्शन को हमें, क्योंकि ए में भी है इंटरसेक्शन वाले मेंबर और बी में भी है, तो ऐड करना हमें 2 बार नहीं लिखने हैं। जैसे जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तब हम जो एलिमेंट ए के हैं वो बी में दोबारा से आ रहे हैं, तो हम उन्हें दोबारा नहीं लिखते। तो यहां से ये फॉर्मूला बनता है कि एक बार इंटरसेक्शन हमें माइनस करना होगा। अगर ये इवेंट एक्सक्लूसिव है, अगर ये ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपके पास यहाँ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए यूनियन बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इंटरसेक्शन आपको माइनस नहीं करना। अब ये आपको 11th में नहीं पढ़ा है आपने,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आपका 12th का टॉपिक है, 13.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट होता है ये टॉपिक आपका। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? अगर कोई आपके पास ऐसी इवेंट है जो एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, यानी एक इवेंट के होने का इफेक्ट दूसरी इवेंट पे नहीं पड़ रहा, तब उस तरह की इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। टू इवेंट A and B are said to be independent event if probability of occurrence of one of them is not affected by the probability of occurrence of other। ये तो डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन में आपको इसका यूज नहीं करना, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तब यहां आपको ये चेक करना होगा अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करके मिलती है, यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल आ जाता है इंटरसेक्शन के, तो आपकी इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपका 13.2 एक्सरसाइज से ही लिया गया है। A fair coin and unbiased dice are toss। आप क्या कर रहे हैं, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसके साथ आप एक डाइस भी टॉस कर रहे हैं। Let A be the event head appears on the coin। A हमने एक इवेंट डिसाइड कर दी जिसपे हेड आ रहा है, B is the event 3 on the dice, डाइस पे 3 आ रहा है। Check whether A and B are independent events or not। Check whether A and B are independent events or not। आपको ये चेक करना है यहाँ कि A इवेंट और B इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब देखिए, हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। पहले सैंपल स्पेस हमने बनाया, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और एक डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो कॉइन जब आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल 2 आते हैं, और डाइस टॉस करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सारी पॉसिबिलिटीज है। तो हेड के साथ 1 2 3 4 6 आ जाए, टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाए, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यानी सैंपल स्पेस में हमारे मेंबर्स हो गए 12, 6 मेंबर हेड के साथ हो गए और 6 मेंबर टेल के साथ हो गए। अब देखिए, ए इवेंट में कहा जा रहा है आपको ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। हमें सिर्फ मतलब किससे है, हेड से। हमारे कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो हेड अपीयर ऑन द कॉइन, यानी हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 6 इवेंट्स यहाँ होंगे। दूसरी इवेंट है 3 अपीयर्स ऑन डाइस, डाइस पे 3 आए, बाकी कॉइन से हमें मतलब नहीं है। तो कॉइन में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हमारे पास डाइस पे सिर्फ 3 आना चाहिए। तो हेड पे 3 आ गया, हेड के साथ 3 और टेल के साथ 3। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे। इंटरसेक्शन क्या है, जो इवेंट दोनों में कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। अब हमने यहाँ देखा कि पहले वाले में हमारे पास 3 कहाँ आ रहा है, हेड H3, और दूसरे वाले में हेड के साथ 3 आ रहा है। सिर्फ ये हमारी इवेंट एक कॉमन है दोनों में, बाकी H1 आपके बी में नहीं है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 और 6 ये सब आपके बी में नहीं है, और T3 आपके ए में नहीं है। तो दोनों में जो इवेंट कॉमन होती है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया H3, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया।
अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एक एक की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/12। 6/12 इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास आ गया 1/2। फिर बी में आपके पास 2 मेंबर्स हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/12। इसी तरह से इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12, क्योंकि सैंपल स्पेस में हमारे पास 12 मेंबर्स हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 1/6। दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 1/12 और हमारे पास जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो भी हमारे पास 1/12 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इट मींस ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट आपको कैसे चेक करनी है। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर आप ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या आती है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो भी आ रही है आपकी उसको आप रख लेंगे। फिर आप ए और बी दोनों इवेंट का प्रोडक्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट किस तरह से होती हैं। A dice marks 1, 2, 3 in red। एक डाइज है आपके पास, उसको आपने 1, 2, 3 को रेड मार्क करा है एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन, 4, 5, 6 को ग्रीन मार्क करके टॉस किया है। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। ए हमने इवेंट ली कि नंबर इवन आ रहा है हमारे पास, एंड बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। ए इवेंट हमने कंसीडर कर लिया कि इवन नंबर आए और बी इवेंट नंबर रेड हो। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। अब देखते हैं, हमने पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस एक ही डाइस है, उसी को आपने 2 कलर में करा है। 3 फेसेस को 1, 2, 3 को रेड किया गया है और 3, 4, 5, 6 को ग्रीन किया गया है। तो यहाँ हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है। सैंपल स्पेस में हमारे पास या तो रेड आ जाए या ग्रीन आ जाए, यही ऑप्शंस है। लेकिन रेड के 3 फेस हैं, 1, 2 एंड 3 और ग्रीन के हमारे पास 4, 5, 6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब ए इवेंट क्या होगी, इवन नंबर कम्स अप। तो इवन नंबर आपका रेड में भी है और ग्रीन में भी है। रेड में आपका इवन नंबर है 2, R2 सिर्फ 2 है रेड में आपका इवन नंबर, और ग्रीन में आपके 2 इवन नंबर है 4 एंड 6। तो ग्रीन के हमारे 2 हो गए 4 एंड 6। अब इसके बाद बी इवेंट क्या है, बी इवेंट है कि रेड आए, द नंबर इज रेड, सिर्फ रेड होना चाहिए। तो रेड के हमारे तीनों नंबर्स 1, 2 एंड 3। तो रेड के साथ हमारे तीनों नंबर्स हो गए 1, 2 एंड 3। ये हमने सैंपल स्पेस पहले बनाया, फिर हमने ए इवेंट लिखी, फिर हमने बी इवेंट लिखी। अब हम सबकी इंटरसेक्शन और बना के फिर हम सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या है, नंबर आपका इवन भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, इवन भी और रेड भी। तो रेड तो हम सिर्फ इसी वाले में देखेंगे, रेड वाले में इवन हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हमारे पास सिर्फ इंटरसेक्शन यानी दोनों चीजें कॉमन का एक मेंबर आया R2, रेड भी हो और इवन भी हो, ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 2।
अब हम सबकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैंसिलेशन कर लिया। अब हम इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 रख दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट के बाद आ गया 1/4। अब हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट आ रहा है 1/4 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट आया 1/4 और इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर था जिसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/6। तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, 13.2 एक्सरसाइज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 3.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज p। ये 3 प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। p की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड p if a and b are mutually exclusive events। अब यही आपको पहले बताया गया स्टार्टिंग में कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट जो आपने 11th में पढ़ी हैं, अगर कोई भी 2 इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 0 है, यानी दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, तो कॉमन मेंबर नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो गया और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो यहाँ हमें ये जो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है क्वेश्चन में और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन जो है यहाँ हमारे पास 0 है, बाकी की वैल्यूज रख देंगे। यूनियन की वैल्यू 3/5 इक्वल्स 1/2 प्लस p माइनस 0। अब इसमें हमें क्योंकि p निकालना है तो p इक्वल्स हम लिखेंगे p इक्वल्स 3/5 माइनस 1/2। 5 और 2 का एलसीएम लिया, 10 आ गया। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर हमारे पास बचेगा 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 1, तो यानी 1/10 हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल में दूसरा पार्ट आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी PA PB, ये तो आपको गिवन है, जो PB आपको P निकालना है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब P की क्या वैल्यू आएगी। यही क्वेश्चन है सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 ही है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी वही है, और आपको लेकिन यहाँ पहले में एक्सक्लूसिव इवेंट्स कही गई, अब आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कही जा रही हैं। तो ये हमने जो आपको गिवन है वो लिख लिया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होती हैं तो ये फैक्ट हमने अभी प्रूव करा कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो यहाँ हमने PA की वैल्यू 1/2 रख दी और PB की वैल्यू P जो हमें निकालनी है।
अब हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे। इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे जो आपको पता है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/5 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक्सक्लूज इंडिपेंडेंट इवेंट से अभी हमने निकाले माइनस 1/2 पी। अब पहले इनको p की वैल्यू क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इन्हें माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा p/2। तो p/2 इक्वल्स 3/5 माइनस 1/2। अब हम इसका फिर से वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, 6 माइनस 5 1 हो गया। अब आपके पास p/2 की वैल्यू आई 1/10। तो इसको 2 कैंसिल करने के बाद p की वैल्यू हो गई 1/5। अब देखिए हम एक और एग्जांपल, इसी में ही एक और दूसरा एग्जांपल एक्सरसाइज 13.2 से ही लिया गया है। देखिए इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे जो आपका 11th में डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह यूज करके इसको हम क्वेश्चन को करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का ये क्वेश्चन या तो पूरा भी आ सकता है या इसका बीच में यूज हो सकता है। जो क्वेश्चन आपका केस स्टडी पे बन रहा है उसके बीच में इसका यूज हो सकता है, उसका कोई पार्ट ये हो सकता है या फिर ये सेपरेट क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स 7/12 एंड आपको ये गिवन है नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स 1/4। चेक इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नाम लेते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है या नहीं। अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आती है तो हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 और यहां हमने इसको चेंज करके लिख लिया और का मीनिंग आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि और जब भी आ रहा है तो हमें यूनियन का साइन लगाना है। ये मेन इंपॉर्टेंट आपको अगर याद हो जाता है तो फिर आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी को यहाँ हमने डिमॉर्गन्स लॉ का यूज किया है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर आप नॉट ए नॉट बी का यूनियन को चेंज करते हैं, एक साथ लिखते हैं नॉट में, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ से हुआ। अब इसके बाद ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है तो इसके लिए आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है कि अगर आपको ये गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, चाहे आप इसको ऐसे लिखें और चाहे आप इसको इस तरह से लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, दोनों की वैल्यू होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वाला फैक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इस फैक्ट को यूज करके हमने ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये 1 माइनस हो गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी आप एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे साइड में लगाएं कॉम्प्लीमेंट या ऊपर बार लगाएं, दोनों एक ही बात होती है और इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस कर दीजिए आप, तो ये हमने 1 माइनस कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू 1/4,
माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और 1/4 को राइट हैंड साइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गई 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेके जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3/4। अब हमें चेक करना है क्या ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/4 ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों की वैल्यूज रखती हमने, 7/24 आ गया। अब ये आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये इक्वल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स आवर इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। दोनों इवेंट्स हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहा जा रहा है फाइंड ए और बी, ए और बी मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ए और बी की निकालनी है। और वर्ड यूज होते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसका मतलब है यूनियन। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। देखिए ये आपको गिवन है। अब ये आपने अभी पिछले पार्ट में निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने पिछले पार्ट में फाइंड करी है। अब यहाँ पे आपको निकालना है ए और बी, मतलब आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है। आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद भी रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.72। ये हमने फाइंड कर दी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी यानी आपको क्या निकालना है, ये आप जल्दी से सोच लीजिए कि आपको क्या निकालना है। एंड का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन, और नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को आपको छोड़ देना है। ए में से बी को आपको छोड़ देना है। तो इसके लिए ये आपके पास गिवन है, ये हमने अभी पहले पार्ट में निकाला है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले पार्ट में निकाला है। अब इसका यूज करके हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी बी पे बार आएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ये क्यों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट ना होती तब हम यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं कंसीडर कर सकते थे, तब आपको दूसरा मेथड लेना पड़ता। तब आप इसको दूसरा मेथड यानी दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसका, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है इसी वीडियो में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नॉट बी, यानी ए में से आपको क्या माइनस करना है, बी को। तो बी कितना है ए में, इंटरसेक्शन जितना है। तब आप ये फॉर्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपका सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए, और चाहे आप इसको इंडिपेंडेंट इवेंट अगर गिवन है तब आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ प्रोडक्ट में हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज, प्रोडक्ट में हो गई। अब हम इसको वैल्यूज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, और क्योंकि नॉट बी है तो ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.6। इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.4, 1 माइनस 0.6 का वैल्यू। अब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.12।
ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसी का पार्ट। और अगर आपको कहा जा रहा है फाइंड करिए नाइदर ए नॉर बी, इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि नाइदर ए नॉर बी, ना ए होना चाहिए एंड ना बी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ए अंडरस्टूड है कि एंड अंडरस्टूड है कि इसमें हमें ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने पहले पार्ट में निकाला। अब नाइदर ए नॉर बी का मीनिंग होता है नॉट ए एंड नॉट बी, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करना पड़ता है, या फिर आपको इस क्वेश्चन को बिना डिमॉर्गन्स लॉ यूज करे आप, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, तो हम यहाँ इसका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। इंटरसेक्शन है तो यहाँ ये हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं गिवन होता तब आपको यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ करना पड़ता। अगर आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना गिवन होती तब हम कैसे करते इसको, तब हम यहाँ पे इसको डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके कर सकते थे। यहाँ पे आ जाता आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको हम 1 माइनस कर लेते। यूनियन आपने निकाला हुआ है तो यूनियन आपको पहले पार्ट में आप निकाल चुके हैं, तो उसको हम 1 माइनस करके भी निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो हम इनका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तब हम इसका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं दोनों का। अब हम इसको, क्योंकि नॉट ए एंड नॉट बी है तो दोनों को 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस 0.3 प्रोडक्ट 1 माइनस 0.6, इनको माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 0.3 आ गया 0.7, और 1 माइनस 0.6 आ गया 0.4। इनका प्रोडक्ट आपके पास आ गया 0.28। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपको डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, तब आप उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और डिमॉर्गन्स लॉ को कैसे यूज करते हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।